नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मिजोरम से मणिपुर और आसाम होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो सीमांचल के पूर्णिया शहर जाएंगे। आप जानते हैं पूर्णिया सीमांचल का हिस्सा है और इस शहर में वो एक एयरपोर्ट का यानी पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मोदी के राज्यों के दौरे के चुनाव की जो टाइमिंग है उसको देखकर सत्ता की क्रोनोलॉजी साफ समझ में आती है कि जहां जहां से नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा लेना होता है या सत्ता तक आने का रास्ता बनाना होता है, वहां मोदी जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे 2.5 साल से मणिपुर नहीं गए थे लेकिन सत्ता की खातिर पहुंच गए। असम में भी अगले साल चुनाव है और बंगाल को भी साधना है, तो मोदी न केवल असम पहुंचे बल्कि वहां घुसपैठियों के खिलाफ मिशन की ही बात कर दी कि घुसपैठियों के खिलाफ हम मिशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी घुसपैठिया यहां नहीं बचेगा। बिहार चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने तमाम मुद्दों से बड़ा बना दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में व्यवस्था की दुर्गति है, लेकिन उन पर बात करने की जगह मोदी जुमलों की बारिश करने बिहार जा रहे हैं। दरअसल कल रात तेजस्वी भी पूर्णिया के सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां की दुर्दशा देखी। अब तेजस्वी यादव ने मोदी को चुनौती दी है कि पूर्णिया अगर आप आ ही रहे हैं तो अस्पताल के हाल भी देख लीजिए और चाचा जी को भी दिखाइए। चाचा जी मतलब नीतीश कुमार को भी दिखाइए। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी की जुबानी, सुनिए। मोदी जी कल आ रहे हैं सर, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो जीएमसीएच जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रख दिया है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। तो यहां पर सुन लिया आप, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि आप तो आ ही रहे हैं लेकिन चाचा को भी लेके आइए। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार आना बता रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटने का डर लग रहा है। कल जिस तरह बीजेपी कार्यालय के बाहर ही संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया, उसमें जेपी नड्डा को अपने ही पार्टी कार्यालय के भीतर जाने में आधा घंटा लग गया। जरा यह भी सुन लीजिए तेजस्वी यादव इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ट्वीट किया जेपी नड्डा को लेकर के, जो कि उनको पार्टी कार्यालय में नहीं जाने दिया। सर क्या कहिएगा? आप लोग दिखाई कितना बड़ा जंगल राज है। तुम हटा। नड्डा को लेके पार्टी कार्यालय में आधा घंटा लग जाए तो जंगल राज आप तो कोई नहीं कहे। यानी साफ है कि जनता बीजेपी से नाराज है और इधर एनडीए के घटक दल भी नाराज ही दिख रहे हैं। दोस्तों, दावा तो यहां तक हो रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू तो बराबर सीटें बांट रहे हैं। चिराग पासवान को भी 40 की जगह 25 के आसपास सीट देने पर मना लिया गया है कि आप लगभग 25 सीट हम आपको देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी 5-7 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। उन्हें भी 20 के लगभग सीटें चाहिए ताकि विधानसभा में उनके दल की स्थिति मजबूत रहे। जाहिर है कि राजनीति में सारे दल अपना फायदा देखेंगे और हक मांगेंगे, लेकिन बीजेपी अगर यह हक नहीं देगी तो फिर एनडीए में टूट तय है। इधर चुनाव आयोग की एसआईआर पर भी बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, उस मसले पे चुनाव आयोग पर अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के ऊपर ही उठ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य कहें तो ज्यादा बेहतर है, पूर्व मुख्य आयुक्त
SY कुरैशी अब राहुल गांधी के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय उनके आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तरीके को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना की है और यह भी कहा है कि यह न केवल भानुमति का पिटारा खोलना है बल्कि निर्वाचन आयोग ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिससे उसे नुकसान होगा। वहीं कुरैशी ने कहा है कि जब मैं देखता हूं कि उस संस्था पर हमला हो रहा है या उसे किसी भी तरह से कमजोर किया जा रहा है तो मुझे चिंता होती है। निर्वाचन आयोग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चिंतित होना चाहिए। ये उन पर निर्भर है कि वे उन सभी ताकतों और दबावों का सामना करें जो उनके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। साल 2010 से 2012 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी साहब ने जिन ताकतों का जिक्र यहां बिना किसी का नाम लिए किया है दोस्तों, उसमें बीजेपी की तरफ ही इशारा दिख रहा है कि वो चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। इसीलिए अब आयोग को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वैसे SIR पर अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। कल इस पर सुनवाई है और इस बीच वक्फ बोर्ड को लेकर भी हलचल तेज है क्योंकि कल 10:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ढेर सारी याचिकाओं पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर फैसला सुना नहीं सकते हैं बल्कि इसकी घोषणा हो गई है और वो फैसला कल सुनाने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे से हम लाइव करेंगे लगातार डीवी लाइव पे। आप वक्फ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो आप देखेंगे। सुबह 9:30 बजे से लगातार हमारे साथ बनिएगा और कल ही जो है वो SIR पर भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई है, उस पर भी हम लगातार लाइव आप तक पहुंचाएंगे वहां की दलीलों को, वहां की जिरह को। आने वाला सप्ताह साफ दिख रहा है कि काफी हंगामेदार रहने वाला है और सियासी तौर पर खलबली मचाने वाला साबित हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच हंगामा एक दूसरे मसले पे भी हो रखा है। हंगामा यह है कि अभी से लगभग 1 घंटा नहीं बल्कि 45 मिनट बाद यानी 8 बजे से एक मैच खेला जाना है दुबई में। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच। यह वो मैच नहीं है दोस्तों, यह ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। यहां क्रिकेट का मैच होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि यह मैच जब आपने पानी रोक लिया था, आप याद कीजिए सिंधु जल समझौते को तोड़कर पानी को हमने रोक दिया और क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसके बाद सारे रिलेशन हमने पाकिस्तान के साथ तोड़ लिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यही होता है कि यहां पर सरकार के जो सिपाही हैं यानी सत्ता पक्ष के जो भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, वो सरकार के लिए डिफेंसिव मूड में आ गए और कहने लगे कि नहीं ये क्रिकेट है, यहां कई सारे अलग अलग टीमें हैं, अगर हमारी टीम नहीं खेलेगी तो हमारे पॉइंट टेबल में हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा। इसलिए हमको खेलना होता है। हम द्विपक्षीय गेम तो नहीं खेल रहे हैं लेकिन यहां पर चूंकि एशिया कप है इसीलिए हम खेलने जा रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ। घूमता हुआ आईना मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें तथ्य हैं कि आखिर आज आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने पहले ऐसा किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ कई ऐसे मैच, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे एशिया कप हो, उसमें हमने खेलने से इनकार कर दिया है। हमने पहले नहीं खेला। 86 की बात है, 90 की बात है, 92 की बात है। ये तमाम अलग अलग साल में हमने जब हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब थे, हमने सारे संबंध तोड़े, तो ये संबंध भी राजनयिक संबंध तोड़े, तो ये संबंध भी हमने तोड़ा और हमने ये बता दिया साफ साफ कि एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। यानी साफ है कि आप और हम, अगर आप चाहेंगे कि क्रिकेट भी हम साथ में खेलें और साथ में हम बॉर्डर पर लड़ें भी, तो यह संभव नहीं है और ये बातें हमने साफ साफ रखी हैं। 1986 में देखिए, 1986 में श्रीलंका के साथ राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप का बहिष्कार किया। 1990 में पाकिस्तान में भी एशिया कप का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी मेजबानी भारत में हुई थी। पाकिस्तान ने भी किया, पाकिस्तान ने,
हमारे साथ खेलने से मना कर दिया 1990। 1993 में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण एशिया कप रद्द कर दिया गया। 2008 में भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में उससे अपना नाम वापस ले लिया। यह सब कुछ हुआ है, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब का कहना है कि बहुत सी टीमें जिस टूर्नामेंट में रहती हैं वहां हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि पॉइंट कट जाते हैं। खोखला दावा, टोटली खोखला दावा, झूठा दावा। और ऐसे दावे करके बीजेपी जो है वो बरगलाती है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लाने की कोशिश। लेकिन आप देख लीजिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि पहलगाम के 26 लोगों की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली। नरेंद्र मोदी की माता जी, जिनका निधन 3 साल पहले हुआ था, उनकी आत्मा को शांति के लिए 17 तारीख को अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं गया जी में पिंडदान करने के लिए। लेकिन इन 26 लोगों के लिए कौन भगवान से प्रार्थना करेगा, ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना करेगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और उससे पहले आपने जो कुछ किया, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। इन सब के बीच आप क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, कितना जायज है? ये दावे आपके खोखले हैं या आप खुद खोखले हैं? अनुमान लगाइएगा आप। आज चर्चा करते हैं दोस्तों, इसी तरह के हंगामे और खलबली में मोदी सरकार खुद को स्थिर कैसे रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब विदेश नीति और कूटनीति से लेकर घरेलू मोर्चे तक हर जगह उसकी कमजोरियां जाहिर हो चुकी हैं। कमजोर हो रही है मोदी की साख। और ऐसे में दूसरी तरफ राहुल के साथ पूर्व चुनाव आयुक्त यानी एसवाई कुरैशी का आना क्या मायने रखता है, इन सब की बात करेंगे। और बहुत सारे जो बीजेपी के साथी हैं इन तमाम मसलों पे नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच देख लें। देखिए, जरूर देखिए, लेकिन यहां भी जरा ठहरिए, बहुत कुछ है यहां जानने सुनने समझने के लिए। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं सबसे पहले। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे मैं रख चुका हूं। सवाल यह उठता है कि उधर बिहार का चुनाव, इधर चुनाव आयोग जो है वो उसके अंदर खाने खलबली मची हुई है। जिद की पराकाष्ठा है चुनाव आयोग की, वो हम देख रहे हैं। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की अपनी नीति, उनकी सरकार की अपनी रणनीति, अपनी राजनीति, अपनी सियासत चल रही है। देश जाए भाड़ में, यह माना जाए क्या? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी बिहार आ रहे हैं और तेजस्वी उनके लिए पहले से तैयार हैं और मैदान में हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने जो समा बांधा था उसका असर अभी गया नहीं है, बल्कि असर और मजबूत होता हुआ पूरे देश में फैल रहा है। आज से कल तक 1-2 दिन की तस्वीरें देखें तो असम में भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और असम में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, मणिपुर में भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा, देश के अलग अलग हिस्सों में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। अब हमें लगता है कि जिस किसी को केंद्र सरकार से नाराजगी है, वजह चाहे जो हो, नारा वही है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये उपलब्धि राहुल गांधी की है, ये उपलब्धि उनके लगातार मैदान में बने रहने की है। और आज बिहार में भी किसी से भी बात कर लीजिए, अगर सरकार से नाराजगी है तो वो सीधे ये वोट चोर गद्दी छोड़, ये स्लोगन सबके बीच है। दूसरी बात यह है कि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का खुल करके ये बात कहना कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, राहुल गांधी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं अभी ये नहीं मानता कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वो साथ खड़े नहीं हैं, वो सच बात कह रहे हैं जी। सच बात कहना किसी के साथ खड़ा होना नहीं होता है। तो और नहीं, मैं तो यहां पे कहूंगा प्रेम कुमार जी, अगर सच्चाई के साथ खड़े हैं और उस सच का ध्वजवाहक अगर राहुल गांधी है तो उसमें क्या दिक्कत है? एसवाई कुरैशी अगर खुले तौर पे कहें कि इस मसले पे मैं राहुल गांधी के साथ हूं, वो कहें तो ठीक है, आप भी कह सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग बोलना चाहता हूं कि एसवाई क्या अपनी जमीर की आवाज बोलेंगे और वो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखें तो इसमें बुराई क्या है? वाकई कोई बुराई नहीं है।
तो राहुल गांधी के साथ खड़े दिखे, इसके लिए कोई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त चुप लगा के रखे, ये गलत है। तो आज उन्होंने बोला है तो दिलेरी का काम किया है और एक सच्ची बात कही है। चुनाव आयोग का काम सवाल उठाने वालों से उलझना नहीं होता है, किसी भी संवैधानिक संस्थान का ये काम नहीं है, बल्कि आलोचनाओं का आदर करने का काम होता है, आलोचनाओं का स्वागत करने का काम होता है। राहुल गांधी को सम्मानित करना चाहिए था चुनाव आयोग को कि आपने हमारी आंखें खोली हैं, लेकिन ये ऐसा तब होता ना जब गलती से गलती हो जाती, लेकिन ये तो जानबूझकर गलती नहीं, अपराध किया जा रहा है। तो ऐसे लोग वो कभी व्यवहार नहीं दिखाएंगे और जताएंगे जैसा एसवाई कुरैशी जानते हैं और अपेक्षा रखते हैं, या हम लोग अपेक्षा रखते हैं। तो चुनाव आयोग की मिली भगत से ही देश में वोट चोरी हो रही है। ये बात आज भी दक्षिण के एक अभिनेता है, उनकी रैली में उन्होंने खुल करके कहा है कि वोट बीजेपी देश में और बिहार में वोट चोरी की तैयारी कर रही है। तो ये बात अब हर कोई कहने लगा है। अब कई लोग कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, अदालत में बात कीजिए, सड़क पर बात मत कीजिए। अदालत में बात कर कर के जब जनता थक जाती है तब सड़क पर बात शुरू हो जाती है। अदालत में बात क्या कही नहीं गई है? चुनाव अनियमितताओं को लेकर अनगिनत याचिकाएं अदालत में गई हैं, लेकिन अदालत ने कभी अब तो बहुत देर हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की बातें ईवीएम से लेके तमाम सुनवाई में आती रही। अरे देर हो गई तो अगला चुनाव करा दो भाई, ईवीएम गलत है कि सही है फैसला दे दो उसको, ये चुनाव में आप नहीं कर सके अगला चुनाव में लागू हो जाएगा। लेकिन अदालत ने कभी उस पर उस तरह से देखा नहीं। उसके बाद तमाम चीजें हुई, हमारे सामने है, इलेक्टोरल बॉन्ड आया, गलत है, एसबीआई आंकड़े नहीं दे रहा था, आपने जबरदस्ती आंकड़े ले लिए, तो आंकड़े जबरदस्ती मजबूर किया कि आंकड़े दीजिए, जनता के हक में था। लेकिन वो आंकड़े ले करके जो होना चाहिए था, जो एसआईटी बनानी चाहिए थी, नहीं किया अदालत ने। खैर हम विषय से भटक जाएंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अदालत से अपेक्षाएं टूटी हैं। अदालत से अपेक्षाएं टूटी हैं, इसीलिए लोग सड़क पर निकल रहे हैं। क्या हम सड़क पर निकल रहे सभी लोगों को बोले कि वोट चोर गद्दी चोर बोलना बंद कर दो और जाओ पहले अदालत में अर्जी लगाओ? ऐसे देश में लोकतंत्र नहीं चलता है कि अदालत में अर्जी लगा करके काम हो। अदालत को जनता की भावना सुन करके स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेंगे जनता सड़क पर उतरेगी, और जनता सड़क पर है। आज आप देख सकते हैं पूरे देश में ये माहौल है, और नरेंद्र मोदी जी जहां पहुंच रहे हैं वहां वोट चोर गद्दी चोर उनको सुनना पड़ रहा है। भले आप जितना सिक्योरिटी टाइट कर लीजिए, काला कपड़ा पहन के मत आने दीजिए, काला झंडा लहराने मत दीजिए, लेकिन आने से पहले या जाने के बाद ये वोट चोर गद्दी चोर वहां नारे गूंज रहे हैं। आप जहां जा रहे हैं मोदी जी वहां ये हो रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हो रहा है। प्रफुल्ल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, असम, बंगाल, बिहार, उधर मणिपुर, मिजोरम, सब तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, बिल्कुल चलो जी अब चुनावी राज्यों का दौरा कर लो। लेकिन सवाल ये उठता है कि थोड़ा उन राज्यों में भी उधर भी देख लें जिधर के हालात अच्छे नहीं हैं, उधर भी देखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव की बात आती है, चुनाव की बात तो है ही, और चुनाव में यहाँ एसवाई कुरैशी साहब का जो वक्तव्य है उसके क्या मायने निकाले जाएं यहाँ पे, और जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे प्रेम कुमार जी कि यहाँ राहुल गांधी का साथ आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मायने नहीं रखता, लेकिन ये सच के साथ हैं और सच्चाई यही है जो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें आपको जांच करवानी चाहिए। जो राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था महादेवपुरा को लेकर, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। और एक सवाल यहाँ पे, तीसरा मुद्दा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा थोड़ा टच कीजिएगा, जल्दी हम लोग 2-3 राउंड कर लें ताकि। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि अभी से थोड़ी देर बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच हम क्रिकेट मैच का आनंद लेने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग मारे गए और जिनके लिए आप अपने रगों में गरम सिंदूर बहा रहे थे, क्या सोच रहे होंगे वो लोग, क्या सोच रहे होंगे, आप क्या कर रहे हैं? या तो रिश्ते रखो, आपने लाल लाल आंखें दिखाई थी डोकलाम के समय, आपने कहा था ना कोई आया है ना घुसा है ना घुसेगा, आप हमारे 20 जवानों को शहीद कर डाला चीन ने,
तब भी आप कुछ नहीं, और अब आप चले गए चीन के साथ गलबैया करने। कौन सी रणनीति है आपकी? कैसी विदेश नीति है? कैसी कूटनीति है आपकी? सवाल तो पूछा जाएगा ना। प्रफुल्ल जी। जी सभी को नमस्कार, प्रणाम, दर्शकों को भी। देखिए, सबसे पहले कुरैशी सर के जो इसमें उनका योगदान है उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कुरैशी तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है और उन किताबों को देखने से ही पता चलता है कि और लगातार ये चुनाव सुधार और लोकतंत्र को लेकर के काफी संवेदनशील शुरू से रहे हैं। जब ईवीएम का मुद्दा उठा था उसमें भी उन्होंने चुनाव आयोग की बल्कि उस चुनाव आयोग की रक्षा ही की थी। उन्होंने ईवीएम के मामले पर कहा था उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए और वे ईवीएम के साथ ही खड़े थे और काफी वो न्यायपूर्ण बात करने की उनकी बातें हुआ करती थी। आज जब वो कह रहे हैं, प्रेम कुमार सर कुछ कहना चाहते हैं शायद, क्या आज जब वो बातें कह रहे हैं राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं उसके समर्थन में, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर आदमी का जो सही तरीके से सोचते हैं या जिन लोगों के सोचने का तरीका एक तरह का होता है, वे एक ही तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्योंकि वे एक ही लॉजिकल प्रीमिसेस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, उस मुद्दे को अगर कुरैशी साहब ने उनको समर्थन दिया है, उनको कहा है या अपनी भावना अपने विचार को उससे जोड़ा है, तो ये सहज सार्थक है। इसको मुझे लगता है कि यह नहीं देखना चाहिए कि वह उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे का समर्थन हर कोई कर रहा है। और अगर कुरैशी साहब राहुल गांधी का भी समर्थन करें तो ये बड़ी बात है और उनको थोड़ा सा और वोकल होना चाहिए, क्योंकि मुद्दों का, और वे खुद फैसला करेंगे, क्योंकि इतनी स्पष्टता की जरूरत है कि अभी जो हमारी व्यवस्था है वो इन बातों को सुनती नहीं है और वो इशारों को नहीं समझती है। वो उनके इशारे अलग हैं, उनका जो इशारा शास्त्र है वो अलग है, वो अलग ढंग से इशारा करते समझते और बोलते हैं। इसलिए जो सभी जो लोकतंत्र के शुभचिंतक हैं उनकी आवाज को थोड़ा और बुलंद करना चाहिए। कुरैशी साहब भी कर रहे हैं और जहां कहीं भी बात होती है तो हमारे जो भूतपूर्व जो वरिष्ठ अधिकारी लोग रहे हैं, आयुक्त लोग रहे हैं, वे अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस तो ये होता है कि एक सीमा के बाहर वो नहीं जा पाते हैं कई कारणों से देखा जाए, लेकिन हम इनसे उम्मीद तो बिल्कुल ही करते हैं। आपने सर क्रिकेट की बात की। देखिए, क्रिकेट का मामला जो है, सो क्रिकेट एक निजी संस्था बीसीसीआई है। वो निजी संस्था अपने ढंग से वो काम करती है। हमको लगता है कि इसको तमिलनाडु में 1928 वगैरह में इसको कहीं पर इनका ये हुआ था, क्या उसको बोलते हैं, तमिलनाडु में एक्ट इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था। तो उसके हिसाब से एक स्वायत्त संस्था है और इसके फैसले अपने होते हैं और उस हिसाब से ये काम करता है। लेकिन क्रिकेट को लेकर के क्रिकेट को इतना महत्व दिया गया है और जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है या जो खेल के इतर की जरूरतों के कारण इसको इतना महत्व दिया गया है और क्रिकेट को खेल का भगवान बना दिया गया है और इतना जबरदस्त इस पर जोर दिया गया क्योंकि इसके साथ पूंजी का प्रवाह जुड़ गया है। आखिर विश्व शक्ति बनने की हम बात बोलते हैं, कौन से विश्व शक्ति है जो क्रिकेट में जो है सो वर्ल्ड चैंपियन या क्रिकेट खेला करता है? जो लोग एशियन, जो लोग इसमें ओलंपिक में सैकड़ों गोल्ड मेडल लेते हैं, सैकड़ों मेडल लेते हैं, वे लोग तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं और हम लोग क्रिकेट के विश्व गुरु भारत को बनाने की बात बोलते हैं। हाँ, निश्चित रूप से पहलगाम की जो घटना हुई थी, निजी संस्था क्रिकेट को, उसके कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सोवरेन क्वेश्चन के सामने कोई बात उठ जाती है तो निश्चित रूप से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। और पहलगाम की घटना के बाद एक सोवरेन क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि क्या हमारा संबंध किस देश के साथ और किन स्थितियों में क्या होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अलग अलग समय पर भारत सरकार ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बातें कही है, क्योंकि जो जनता की भावना है, जो लोक हित की भावना है, जो इतना लोकप्रिय खेल है, उस पर कहीं न कहीं किसी भी ढंग से अगर उनको प्रभावित किया जा सके, उनके इरादों को विफल किया जा सके, वो सारे उपाय किए जाने चाहिए। इसके तहत उन्होंने कहा था। अब आज वो कहते हैं काके द्योदधि रक्षिताम, मैंने सुना एक टीवी डिबेट में वो कह रहे थे, उनके जो बड़े महत्वपूर्ण महान प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि हमने तो ये कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं,
हमने ये कब कहा था कि क्रिकेट का खेल हम नहीं खेल सकते? ये तो वही बात भी एक न्याय है, काकेभ्यो दधिरक्षिता। गुरुजी स्नान करने जा रहे थे तो चेले को कहा कि कौआ से दही की रक्षा करना, लौट कर आए तो देखे कि कुत्ता दही चट कर रहा है। तो उन्होंने शिष्य को प्रश्न की निगाह से देखा तो शिष्य ने कहा कि आपने कहा था कौआ से रक्षा करना। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही गलत हो गया। तो तब से भारत में काकेभ्यो दधिरक्षिताम कागदधि न्याय के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि जब आप कूटनीतिक भाषा बोलें तो उसमें इसका ध्यान रखें कि उसमें इस तरह के न्याय की शंकाओं के जगह न छोड़ें। न्याय कुछ नहीं है, लॉजिकल प्रीमिसेस को कैसे फिक्स किया जाए, कैसे दुरुस्त रखा जाए, उसी को न्याय कहते हैं मोटे तौर पर भारत में। और भारत में तो न्याय की जबरदस्त परंपरा रही है। तो ये मामला बिल्कुल आप कह रहे हैं। और जो सर 2 सेकंड में और कहूँ, इस संविदा कर्मचारियों का जो विक्षोभ है बिहार में, ये क्या करते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही उस समय का वर्डिक्ट है कि जो आपका अस्थायी स्वभाव का जो काम है, जो आपकी अस्थायी जरूरतें हैं, उसके लिए अस्थायी कर्मचारी को ही रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट है, उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं उनको वहीं रखा जाना चाहिए जहां अचानक या कुछ दिन के लिए कोई काम आ गया है। लेकिन जहां अस्थायी स्वभाव का काम है वहां पर अस्थायी रखना चाहिए। ये जो संविदा जिनको देते हैं वो लेते हैं और उनमें बहुत सारी चीजें वो उनका काटते हैं, सर्विस टैक्स और क्या क्या रजिस्ट्री वगैरह काटते थे। तो उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है। अब देखिए नई व्यवस्था इसको किस ढंग से एड्रेस करती है, लेकिन रोजगार से जुड़ी हुई ये बड़ी समस्या तो है ही सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधे आपके पास आता हूं, फिर जयशंकर जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, 2-3 बहुत गंभीर मुद्दे हैं और पहलगाम के बाद देखिए भारत में क्या स्थिति बनी। उससे पहले भी हम लोगों ने देखा है राष्ट्रवाद एक गंभीर और एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसको बीजेपी भुनाने में कई बार सफल हुई है, हम लोगों ने देखा है। और चुनावी राजनीति में उसे इसका फायदा भी मिला है राष्ट्रवाद के नाम पे। लेकिन आज के दौर में आप जो कहेंगे देश की जनता वही सुनेगी। जिस ढंग से कहेंगे, आप कल को कहेंगे नहीं जी पूरब नहीं पश्चिम है ये, तो हम पश्चिम मानने लगे। मतलब ये स्थिति हो गई है कि क्रिकेट और पानी की बात तो हमने कही नहीं थी, क्रिकेट और खून की बात हमने कही थी, पानी और खून की बात हमने कही थी, पानी और क्रिकेट की बात हमने कही नहीं, इसलिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने पहले भी, और चूंकि यहां एक नहीं एशिया कप है, इसमें कई सारी टीमें खेल रही हैं, अंक तालिका में हम नीचे चले जाएंगे, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। मैं अभी तथ्य रख दिया मैंने, 1986, 1990, 1993, 2008, हर वक्त हमने ऐसे मौके पे जब हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे, हमने देशों के साथ खेलने से मना कर दिया। क्या हम आज मना नहीं कर सकते थे? आज क्यों? क्या आपको आज ये नहीं दिखाई दे रहा है कि 26 लोग जो पहलगाम घाटी में मारे गए थे उनके लिए आपने क्या किया? ये सारे सवाल खड़े होते हैं और बहुत जज्बाती सवाल हैं ये ऐसे सवाल नहीं है कि चलो जी राजनीति कर लें, सियासी घोड़े पे चढ़ के अब बिल्कुल दौड़ लगा लें। जज्बाती हैं और कितनों के आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद आप फिर निकल लेते हैं, अपना उड़न खटोला निकालते हैं, यहां से पहुंच जाते हैं 2.5 साल बाद मणिपुर, मणिपुर से मिजोरम, मिजोरम से असम, असम से बंगाल, बंगाल से आप पहुंच जाते हैं, कल पहुंच जाएंगे बिहार। और इधर आपका चुनाव आयोग आपकी डफली तो बजा ही रहा है। इसलिए जरा इस पर विश्लेषण जरूरी है और थोड़ा एक्सपोज करना जरूरी है। सत्ता में जो भी रहे, यह जरूरी है कि आप हमें, हमारे देश की आवाम को, जनता को मूर्ख मत समझिए। कितनों को मूर्ख बनाएंगे और कब तक मूर्ख बनाएंगे? प्रशांत जी। कथन है राजीव जी, मैं उस पर आता हूं। और जो हेडलाइन है कि मोदी की साख कमजोर हो रही है जी, तो वो साख कितनी बची है उस पर भी बात रखूंगा अपनी। लेकिन जो क्रिकेट की बात हो रही है बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन पिछले एग्जाम्पल्स की आपने बात कही उसमें कुछ समय में कुछ टीवी चैनलों में संपादक भी था और हमारे क्रिकेट के जो संपादक होते थे, खेल के जो संपादक होते थे, वो हमेशा कहते थे कि नहीं ये तो हो गया है और मैच तो होगा। और मैं हर बार उनसे यही कहता था कि देखो, भारत और पाकिस्तान का मैच क्रिकेट बोर्ड नहीं तय करता है, भारत और पाकिस्तान का मैच पॉलिटिक्स तय करती है, प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं हो चाहेगा तो मैच नहीं होगा। याद कीजिए
शंकर जी को याद होगा कि फिरोज शाह कोटला में मैच होना था, उस तरफ भारत आ रहे थे, यहाँ शिवसेना के लोगों ने पिच खोद दी थी और रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उस वक्त भी ये हुआ था कि मैच होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा होगा, मुशर्रफ आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को फैसला करना है। तो क्रिकेट का फैसला सरकारें करती, क्रिकेट बोर्ड नहीं करता, जहां तक भारत पाकिस्तान की बात है। अब दूसरे, चाहे वो एशिया के मैच हो, चाहे वो ग्लोबल मैच हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ हो, करता धरता कौन है? आईसीसी। और आईसीसी करता धरता कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। तो तय कौन कर रहा है? भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो वो सरकार तय करेगी, और यही हो रहा है। सुनील गावस्कर, जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ी अब तक के, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार चाहेगी तो मैच होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो मैच नहीं होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सरकार का फैसला है पाकिस्तान के साथ खेलना। अब दूसरी बात, अब वो आप उसमें जोड़ तोड़ लोग आप करते रहें कि नहीं साहब वो खून नहीं पानी है, और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट साथ में रहेगा। क्रिकेट का मामला सिर्फ इतना है कि भारत पाकिस्तान का मैच सबसे ज्यादा टीआरपी देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। कॉर्पोरेट के हित में है, ये टीवी चैनलों के हित में है। भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होगा अगर, तो इस पूरे टूर्नामेंट को टीआरपी नहीं आएगी। जितने पैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए हैं, जो एडवर्टाइजर में पैसे लगाए, वो वसूल नहीं होंगे। ये कारण है। पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मारा, और उसका प्रतिकार ये कारण नहीं है। कारण है कि कॉर्पोरेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। असली कारण ये है। अब दूसरी बात जो आपका महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि देखिए, हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में तमाम तरीके की सरकारें देखी हैं, और लोकतंत्र में हम मान के चलते हैं कि कोई समाजवादी लोग आएंगे, कोई समन्वय की सरकार बनेगी, कोalition की सरकार बनेगी, कभी एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, कोई लेफ्ट का होगा, कोई राइट का होगा, कोई समाजवादी होगा, कोई पूंजीवादी होगा। तमाम तरीके की सरकारें लोकतंत्र में आती हैं। उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार भी, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है जी। लेकिन चुनी हुई सरकार भारत का संविधान और भारत का राष्ट्रहित, इसके साथ समझौता करती है अगर, तो कोई माफी नहीं है। फिर उनसे कोई दोस्ती और संबंध नहीं होने चाहिए। तो अब जो मौजूदा मोदी सरकार का जो आप साख की बात कह रहे हैं, साख कहां से गिरती है? शुरुआत करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देता हूं राजीव। शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान सीज फायर। 40 बार ट्रंप कह चुका है, उसने कराया। हमारे लोगों को उसने हथकड़ी बेड़ी पहना के भेजा। तमाम देशों ने इसका विरोध किया। मैक्सिको जैसे कंट्री ने अपना राष्ट्रपति का जहाज भेजा अपने लोगों को लाने के लिए। हमने क्या किया? हमारे मीडिया ने उसको, गोदी मीडिया ने गायब कर दी खबर। उनका कोई फॉलोअप नहीं हुआ कि वो लोग कैसे हैं, क्या है, कैसे लाए गए। खाना पीना नहीं दिया गया उनको रास्ते में। भेड़ बकरियों की तरह जहाज में लाया गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लाया गया। तो ये स्थिति कैसे आती है? और आप ट्रंप को की तारीफ कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो। अभी कल का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 50% टैरिफ लगाया ट्रंप ने हमारे ऊपर। हमने क्या किया? उसका कोई जवाब नहीं दिया। ब्राजील के ऊपर, वहां के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के ऊपर गंभीर आरोप थे तख्ता पलट करने के और भ्रष्टाचार के। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील को कहा कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे
उनके चार्जेस ड्रॉप करो। कल ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की कैद कर दी, 27 साल की सजा सुनाई है। ये होता है देश का गौरव, आत्मसम्मान, संप्रभुता, कि नहीं परवाह करते तुम्हारे टैरिफ की, और भारत की जनता भी बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जवाब तो दें ट्रंप को। आप तारीफें कर रहे हैं ट्रंप की, आप ट्वीट कर रहे हैं उसकी तारीफ में, तो उससे भारत का आत्मसम्मान कम होता है, भारत की संप्रभुता जो है कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके साथ समझौता होता है। अब अमेरिका, अभी आपने ट्वीट किया ट्रंप की तारीफ की, अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका G7 कंट्रीज को कह रहा है कि भारत को ब्लॉक करो क्योंकि वो रशिया से तेल खरीद रहा है जी। तो ये कोई विदेश नीति है? ये कोई सरकार चलाने की स्थिति है? और दूसरा जो खतरा संविधान का है, अब संविधान पे हमला संस्थाओं से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम मुझको निर्देश दो। आप सोचिए, ये स्थिति आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कह रही है कि आपका अधिकार क्षेत्र हम तय करेंगे। कभी सोचा आपने ऐसा? अभी ऐसा एफिडेविट मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने तो जुडिशियल एक्टिविज्म के दिनों में सुप्रीम कोर्ट कवर किया, न मालूम कितने चीफ जस्टिस उसको देखा। और एग्जीक्यूटिव सरकार और कोर्ट के बीच में तमाम फ्रिक्शन, संघर्ष, मनमुटाव देखे हैं, पीछे भी देखे हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, फैसलों को लेकर, तमाम जगहों पे। लेकिन कभी किसी संवैधानिक संस्था से यह नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि अधिकार आपका नहीं है जी। अब आखिर में एक पॉलिटिकल बात, जो प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, मणिपुर में हम लोगों ने काफी कल चर्चा की, वहां कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए, बिहार का चुनाव मोदी जी का रिटायरमेंट तय करेगा। 17 सितंबर को हो ना हो, बिहार का चुनाव तय करेगा। और इसलिए बिहार का चुनाव कैसे भी जीतना है, कितनी बेशर्मी करके जीतना, खुलेआम जीतना, मतलब ये स्थिति बन जाएगी बिहार के चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार का चुनाव इनकी सत्ता से जुड़ा हुआ है। बिहार का चुनाव अगर हार गए तो जो चीजें अभी शांत हैं वो सब खुल जाएंगी जी। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको लगाया गया, कुछ भी करो, वोटर 65 लाख लोगों को काट दो, नाम काट दो, आधार कार्ड मत मानो, कुछ भी करो, सुप्रीम कोर्ट को उल्टा पुल्टा जवाब दे दो, लेकिन बिहार का चुनाव जिता के दो। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इन्होंने दी है, क्योंकि बिहार का चुनाव मोदी जी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा कि आगे कैसे बढ़ेंगे वो। क्या 5 साल तक सत्ता पे काबिज रहेंगे या बीच मझधार में ही उनकी नैया जो है वो डूब जाएगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि नीतीश बाबू के पास आप जानते हैं कितनी सीटें हैं, और उसके बाद फिर उधर अगर नीतीश बाबू इधर से उधर हुए तो फिर आंध्र प्रदेश में क्या होगा। चलिए, इन सब पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कुछ कयास हैं, कयासों पे हम बात करते हैं, और सियासत में कयास तो बहुत जरूरी है। इसी के आधार पर सियासी गोटियां जो हैं इधर से उधर फेंकी जाती हैं, बिसात बिछाई जाती हैं। लेकिन सवाल दूसरा है कि नरेंद्र मोदी कब तक जज्बातों के साथ खेलते रहेंगे। क्रिकेट का मैच मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच आपने ऑपरेशन सिंदूर भी किया, क्या हश्र हुआ, सवाल पूछ रहा है हिंदुस्तान। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग को इतनी खुली छूट क्यों? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के साथ आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बिहार से शुरू करें, और बिहार का चुनाव, और वहां भी बिहार के लोग अभी जूझ रहे हैं मतदाता सूची में अपना नाम, जिन 65 लाख लोगों के नाम नहीं हैं वो ज़्यादा
परेशान हैं। आधार कार्ड को लेकर आपने देख लिया। कल चूंकि सुनवाई है एसआईआर पे और कल वक्फ बिल पे भी फैसला आना है, तो बहुत, और उसके बाद फिर अगले सप्ताह ही एक और सुनवाई होनी है जो जमानत से रिलेटेड है, जिसमें दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो उमर खालिद का है। ये सब कुछ है इसी सप्ताह, कमिंग वीक। तो बहुत कुछ है, बहुत हैपनिंग वाला सप्ताह है। और इस बीच राहुल गांधी कल जा रहे हैं उधर पंजाब, और नरेंद्र मोदी कल जा रहे हैं बिहार में पूर्णिया, और उसके बाद फिर एक दिन रुककर नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, फिर से गया जी जाएंगे, बिहार जाएंगे और पिंडदान करेंगे। तो कितना सब कुछ हो रहा है जयशंकर जी। और ऐसे में आपकी टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार को बहुत नजदीक से जानते हैं आप, कर्मभूमि आपकी। सप्ताह होने जा रहा है ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मणिपुर से शुरू करते हैं। मणिपुर बड़ा इंतजार था कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, बल्कि पिछले साल जब मिजोरम विधानसभा का चुनाव हुआ तब वहां भी नहीं गए वो, इस डर के मारे कि उनको मणिपुर के सवाल वहां भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब इस बार जब वहां गए तो ये कहा जा रहा है ना कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते। अब जो जंग का जो माहौल दिखा टीवी चैनलों पे या जो फुटेज दिखाई दिए, वीडियो क्लिप्स दिखाई दिए, कि चूड़ाचांदपुर से लेकर के उनकी जो सवारी चली है बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो बंद गाड़ी, चारों तरफ से ढकी हुई गाड़ी, और सड़क पे दोनों तरफ हुजूम, लोगों का, जनता का हुजूम, तिरंगा लिए हुए मोदी गो बैक के नारे लगा रहे थे। वहां रुक करके आपने दोनों समुदाय को, लोगों को बुला करके आपस में कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी, या कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं की जिससे 2-2.5 साल पहले के जो घाव भरे हैं कुकी आदिवासियों के या मैतेई लोगों के दिल दिमाग पर या शरीर पर, उस पर मरहम लगाने का काम कोई आपने वहां किया नहीं। वो एक चुनावी जुमले बरसाने थे, जो जहां जहां जाते हैं चुनावी जुमले बरसाते हैं, वो काम किया। फिर वो असम आप आ गए। बिहार भी जा रहे हैं पूर्णिया में, जैसे अब हवाई अड्डे का बताया आपने कि हवाई अड्डा तो मेरे ख्याल से शायद पहले भी था वहां, लेकिन अब उसको थोड़ा रंग रोगन करके थोड़ा अच्छा नहीं, कमर्शियल हवाई अड्डा नहीं था, कमर्शियल हवाई अड्डा नहीं था जी, तो उसी पे चलता था। तो जो वहां सैनिक हवाई अड्डा है वहां पे जी। हाँ, घुसपैठियों की जहां तक बात है, हम तो मतलब 80 के दशक से, मतलब हम 70 के दशक से कह लीजिए या 80 के दशक से, हम वहां जब गए थे पहली बार 83 में अररिया में गए थे, पूर्णिया अररिया सारा जोकीहाट के इलाकों में काफी, तो उस समय भी ये लोग चलाते थे आरएसएस को लोग, बल्कि उसके जवाब में यहाँ बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर और अगल बगल के पूर्वांचल के जिलों से लोगों को, हिंदुओं को ले जाकर के वहां बसाया था पूर्णिया में और कटिहार में, अगल बगल के लोगों में, ताकि काउंटर किया जा सके। तब से नारायण का चल रहा है, लेकिन आज तक कितनी सरकारें आई गई केंद्र में और राज्य में। 2005 से तो लगातार हमको लगता है 1-2 साल के अपवादों को छोड़ दे, जब महागठबंधन की सरकार में रहे नीतीश कुमार, तो बीजेपी और जनता दल यू की ही सरकार चल रही है। आज तक एक भी घुसपैठिए को इन्होंने अगर निकाल बाहर किया हो, चिन्हित करके कहा हो कि हाँ जी ये घुसपैठिया है, किशनगंज में मिला है, जोकीहाट में मिला है, या अररिया में मिला है, या फारबिसगंज या पूर्णिया कटिहार कहीं भी मिला है, आज तक तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। जब चुनाव आता है तो इनको घुसपैठियों की याद आ जाती है। अब वही इस बार भी होने वाला है। चुनाव आयोग भी कह रहा था कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। जो 65 लाख लोगों को जो मतदाता सूची से बाहर किया, उसमें किसी घुसपैठी का नाम तो देखने को नहीं मिला। 30 लाख लोग मृत घोषित किए या अन्य कारण जो बताए गए, लेकिन घुसपैठी का तो कोई कारण बताया नहीं गया। दूसरा यह है कि बिहार के जन में और देश के भी बड़े हिस्सों में यह बात घर कर गई है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पूरी भूमिका थी, भाजपा के पक्ष में पक्षपातपूर्ण भूमिका थी। आज एसवाई कुरैशी जी कह रहे हैं, वो अकेले नहीं है कि जो राहुल गांधी के साथ होने की बात कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत साहब, या चुनाव आयुक्त रहे अशोक लवासा जी, इन सबके जो बयान आ रहे हैं इस मामले में, तो लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते हैं कि भाई चुनाव आयोग का काम स्पष्टीकरण देना है। अगर कोई सवाल उठ रहा है आपकी प्रक्रिया को लेकर के या आपके किसी नियम कानून को लेकर के,
कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर आप जवाब दीजिए। आप किसी को ग्रिल नहीं करेंगे कि आप साहब नहीं साहब माफी मांगिए आप, और नहीं तो हलफनामा दीजिए। अरे भाई आप तो सीधे सीधे बताओ ना यार कि किसी एक कमरे में 200 वोटर कैसे बैठ गए, कैसे रह गए वो? या कोई जीवित आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में आके कह रहा है कि हम साहब जीवित हैं, और चुनाव आयोग की जो SIR प्रक्रिया में उसको मृत कैसे घोषित कर दिया गया? तो सीधा सीधा सवाल है ना, तो ये आप बताओ, इसका जवाब दो। इसलिए लोगों को दिल दिमाग में घुस गया हो। बिहार के लोग हमको लगता है कि पहले से ही सतर्क हो गए हैं इस मामले को लेकर के कि मतदाता सूचियों में जो धांधली हो रही है ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, सड़कों पे जो दिख रहा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा बिहार कवर किया है, बहुत सारे आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन इस बार लोगों में जो वोट के प्रति जो जागरूकता दिखी है वो लगता है कि अगर वो डिसिसिव रह गई, उसको कंटिन्यू कर दिया लोगों ने। क्योंकि ये लड़ाई देखिए अदालत में ही सिर्फ नहीं चलेगी, सड़क पे उस लड़ाई का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदालत तो ठीक है भाई, अभी प्रशांत करे तो बहुत ही चिंताजनक बात है, खतरनाक ट्रेंड है ये। जब चुनाव आयोग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं है बात सुनने की, उसके क्षेत्राधिकार भी नहीं है कि ये हमको डिक्टेट करे। अरे भाई अगर आप कुछ भी गलत काम करेंगे, कोई भी विधायिका भी अगर कोई गलत काम करती है या कार्यपालिका गलत काम करती है, तो उस पर चेक एंड बैलेंस का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ गलत करता है तो उसके लिए विधायिका है, महाभियोग लाओ, महाभियोग ला करके आप करो। तो उसका सब बना हुआ है, संविधान में सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी या उसके पहले राजीव कुमार जी कुछ ज्यादा ही लॉयल देन किंग बनने की कोशिश में हो सकते हैं। हालांकि एक और लॉयल देन किंग तो थे धनखड़ साहब, उनका हाथ देख ही लिया आप लोगों ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट को बड़ी दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे। आज उनका क्या हालत मालूम है, सबको मालूम है। तो ये बातें तो एक अलग है। और लेकिन वही है कि कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, इनको इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना होगा। क्योंकि जनता अब सोच रही है, उनके दिमाग में घुस गया है कि ये चुनाव धांधली करके ही जीत रहे हैं। क्योंकि जितना मीडिया का हाल था, जितना एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के जो थे, वो सबके सब रुझान एकदम गलत कैसे हो सकते हैं भाई? इसका मतलब कुछ दाल में काला था नहीं कि पूरी दाल निकाली थी। तो इस लड़ाई को एक तो आपको मुकाम तक ले जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए जो भारत पाकिस्तान मैच की बातें आपने कही, राजीव जी देखिए हम लोग तो ऐसे हैं कि मतलब वो दोनों देशों के बीच में या तीनों देशों के बीच में जो भी समस्या है बातचीत और संवाद के जरिए सुलझाने के पक्षधर रहे हैं। बहुत घिनौना हमला हुआ था पहलगांव के बैसरन घाटी में, आतंकवादियों ने किया था। हमने तो एक सूत्री कह दिया कि साहब वो पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने प्रायोजित किया, पाकिस्तान ने किया, अपने ऑपरेशन सिंदूर किया, फिर युद्ध भी हो गया। हम लोग युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन चलो जब युद्ध हो गया तो हो गया, फिर लड़ो, उसमें क्या दिक्कत है, फिर उसकी परिणति तक पहुंचाओ। लेकिन आपने अमेरिका की एक घोड़की पर आपने संघर्ष विराम कर लिया। लगातार ट्रंप अभी 42वें 43वें बार कहा ना कि हमने करा। तो क्या ये भी हो सकता है क्या कि ट्रंप के ही डिक्टेट में ये भी शामिल था कि नहीं आपको क्रिकेट का मैच भी खेलना होगा, ताकि मैसेज जाए कि नहीं साहब आप लोगों में रिश्ते ठीक हो रहे हैं? तो फिर क्यों आप भारत के लोगों को भरमा रहे हो भाई कि सिंधु घाटी जल समझौता हमने खत्म कर दिया तो पानी कहां गया? जो ऊपर से आ रहा है पानी, उसका फ्लो कहां गया? बाढ़ पंजाब में आई तो क्या उसी का पानी है क्या? तो आप मतलब व्यवहारिक बात आप करते रही हैं। पूरी तरह से हमारी विदेश नीति, हमारा राजनय विफल साबित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पे हमला, उस समय चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, फिर अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हो गया। हम कहीं के नहीं रहे, कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। आज हम जाकर के हे कर रहे हैं पुतिन और उसके साथ बैठकर। पुतिन जो रूस हमारा सबसे बड़ा एलाइज होता था, 71 वार में पूरी मुस्तैदी के साथ सोवियत संघ हमारे पक्ष में खड़ा था, हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा था जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था। उस रूस ने भी इस बार तटस्थता कर लिया, उसने भी खुल करके नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप जो हैं कभी दाएं कभी बाएं, जैसे आरएसएस की नीति है ना कि कभी दाएं झुक जाओ, कभी बाएं झुक जाओ, कभी सामने झुक जाओ, कभी पीछे झुक जाओ। उस नीति पे आप चल रहे हैं कि कभी चीन को पटा लो, कभी रूस को खुश कर लो, कभी पाकिस्तान को कर लो, कभी बिरयानी खाने चले जाओ, कभी
उनको बुला लो, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुला लो, फिर कहो कि नहीं तो दुश्मन है। जो आप करें वो सही है। आप जब अपोजिशन में होते थे तो प्रशांत जी को मालूम है, सिर्फ शिवसेना ही नहीं, बीजेपी के लोग भी कहते थे कि भारत के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। बीजेपी को लोगों का स्टैंड है, उस समय के अखबारों के बयान निकल जाएंगे। मुझे लगता है बाल ठाकरे साहब ने भी, जावेद मियांदार से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसका भी विरोध करते हुए बाल ठाकरे ने उस समय कहा था कि नहीं, दोनों बातें नहीं होती, हम नहीं होने देंगे, मैच नहीं होने देंगे। तो भाजपा जब विरोध में रहती है तब तो ये सब चीजें बोलती है, सब करती है। जब वो उसके मन में जब होता है तो कहती नहीं, क्रिकेट नहीं होना चाहिए, क्रिकेट और खून एक साथ नहीं चल न सकता, क्रिकेट और पानी एक साथ नहीं चल सकता। अब आरएसएस के प्रवक्ता रहे, बीजेपी के प्रवक्ता है अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने तो ये नहीं कहा था, हमने तो कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बच सकता है, क्रिकेट की बात अलग है। क्रिकेट तो उसके पहले कैसे रद्द हुआ था? आज देखिए कि भारत के जनमानस में आपने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत इतनी पैदा कर दी है कि आज लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम नहीं देखेंगे क्रिकेट। जो प्रशांत जी कह रहे हैं टीआरपी वाली बात है, दुबई में इस बार टिकट बहुत कम बिके हैं। जो वहां के भारतीय हैं वो भी जो हर बार जाकर के उत्साह के साथ, ढोल मजीरे के साथ जाते थे मैच देखने के लिए, वो लोग भी कम जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपने ऐसा अनुमान भरा हुआ है। तो माहौल तो आप खराब करते जा रहे हैं अपने राजनीतिक कारणों से, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप कहें उसको फॉलो करेंगे। आप कहें कि चीन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है साहब। आप कहेंगे ट्रंप बहुत अच्छा, चीन खराब, चलो साहब ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जो आप कहें उसके हम करते जाएं, ये हमारा काम है, यही आपका राष्ट्रवाद है। तो आप महान है, इसमें आपकी महानता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन देश की आपने ऐसी दुर्दशा कर दी है कि जितनी जल्दी पिंड छोड़े महाराज, रिटायरमेंट कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन आप सबक लें, पड़ोस में जो हो रहे घटनाक्रमों से सबक लें कि अगर इसी तरह रहेगा तो जनता सड़क पे आने में कोई गुरेज नहीं करेगी। अगर इसी तरह से चुनाव मैनेज करेंगे, धांधली से मैनेज करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो लोग बर्दाश्त बहुत देर तक नहीं करने वाले हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे आप? और आज एक तरफ क्रिकेट मैच, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग का फैसला लिया है। जो साथी देखना नहीं चाहते हैं मत देखिए, जो देखना चाहते हैं जरूर देखिए, लेकिन सवाल यह है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें, खेल को अगर खेल रहने दें तो फिर राजनीति में खेल को क्यों लाते हैं? ये एक अलग तरह की सियासत हमारे देश में, वो भी बीजेपी की सियासत है, जिसके इर्द गिर्द अगर हम चलेंगे तो शायद घंटों हम लोगों को चर्चा करनी होगी। लेकिन हमारी विदेश नीति क्या है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, हमारे तमाम चार साथी इस पे बात अपनी रख चुके हैं। और साथ साथ देश की सियासत में चुनाव दर चुनाव और जीत ही जीत चाहिए, और उसके लिए चुनाव आयोग जो है वो आपका अगर साथ देता हुआ नजर आता है तो फिर क्या किया जाए? अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो जो क्रिकेट का मैच है, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, अब मैच कौन जीतेगा ये तो थोड़े समय बाद होते हुए मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अगर क्रिकेट और पानी एक साथ नहीं हो सकते और क्रिकेट और खेल एक साथ हो सकता है, तो फिर राजीव जी ये मतलब फिर पाकिस्तान से आए हुए राहत फतेह अली खान यहाँ क्यों नहीं गा सकते हैं? एहसान कुरैशी जो है कपिल शर्मा के शो में क्यों नहीं मस्खरी अपनी दिखा सकता है? हालांकि हमारे यहाँ मस्खरा है, उससे बड़ा कोई मस्खरा नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से कोई मस्खरा यहाँ करके मस्खरी क्यों नहीं कर सकता है? वो हमारे यहाँ का मस्खरा कर सकता है। तो अगर आप क्रिकेट के लिए आपके पास ये तर्क है कि साहब वो अंतर्राष्ट्रीय चीज है, तो फिर यहाँ पे राहत फतेह अली खान को भी गाने दीजिए, फिर यहाँ पे एहसान कुरैशी को भी आने दीजिए, यहाँ पे तमाम चीजें हो फिर। और हमारे एक टीवी चैनल के मालिक हैं और उन्होंने चैनल पूरा लॉन्च किया था पाकिस्तान के, उस पर तमाम दिखाए जाते थे राजीव जी, ड्रामे जो थे, और बहुत अच्छा चलता था। सारे चैनल जो थे वो उस तरीके के बंद हो गए थे, चूंकि वहाँ के जो सीरियल्स होते थे वो पसंद आते थे, खासतौर से महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन बताया गया कि उन्होंने बंद कर दिए वो। तो भाई उन्हें काहे बंद करा दिया आपने? तो ये सब होना चाहिए था, फिर उसको भी छूट दीजिए, फिर वो भी सब हो। तो केवल क्रिकेट ही नहीं है, फिर उसके बाद संगीत का भी मामला है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। आप यहाँ से वहाँ से यहाँ सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हो सकता, शिक्षा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक बंद की हुई हैं। फिर भाई वहाँ के अखबार हम यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर हमारी टीम जो है वो खेल सकती है पाकिस्तान के साथ, तो हम पाकिस्तान के अखबार यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? बहुत सारी चीजें इसको लेकर हो सकती हैं। लेकिन इसके अलावा राजीव, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा है, और आज भी प्रधानमंत्री वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए असम में थे, वहां भी आप बता रहे घुसपैठिए आ गए हैं, और घुसपैठियों को हटाना जो भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य
तो अब तक भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी? जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बनी है उस दिन से यही तो बताया जा रहा था राजीव जी कि घुसपैठिए बाहर निकालने हैं। तो घुसपैठिए अब तक आपने कितने बाहर निकाले? 11 साल से आप सरकार में हैं और 20 साल से आप जो है बिहार में सरकार में हैं, तो कितने घुसपैठिए आपने निकाल कर बाहर किए? और अगर घुसपैठिए हैं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, तो क्या नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं इन 78 वर्षों में जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत में घुसपैठिए घुस आए? तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठते हैं, लेकिन कुल मिला के राजीव जी लगता यही है कि पूरा इंतजाम जो है वो वोट चोरी का किया जा रहा है। और जिस तरीके से धमकी दी है चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस धमकी के सामने झुक जाता है या संविधान की रक्षा करता है जिसका वो कस्टोडियन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर प्रेम कुमार जी जल्दी से आना चाहता हूं आपके पास। कैसे देखा जाए चुनाव आयोग के, और उसमें भी जो चुनाव आयोग ने अभी हलफनामा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता है, एसआईआर हम करवा के रहेंगे। एसआईआर को रद्द करने के लिए जो याचिकाएं दी गई हैं 11 याचिकाएं, अब एक याचिका और लग गई है 12वीं याचिका जिसपे अभी सुनवाई होगी, और ये सारी याचिकाएं दी गई हैं जिसपे सुनवाई चल रही है। अभी उसमें आधार को सिर्फ जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स का पालन नहीं किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, और उसके बाद आप ये हलफनामा देते हैं। कहां जा रहा है देश? जी देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना ही सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना है। चुनाव आयोग का जो अपना काम है वो करता है, उसको कोई रोकता नहीं है। किसी का भी काम कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट किसी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को ऑपरेशन करने से रोक सकता है क्या? कोई भी काम हमें क्या यहाँ बैठकर विवेचना करने से रोक सकता है क्या? तो ऐसे, लेकिन इस बात को हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत नहीं कि वो हमें विवेचना करने से रोक दे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। चुनाव आयोग का काम सुप्रीम कोर्ट रोकने वाला है ही नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि संविधान के तहत चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है कि नहीं। उसके काम करने से जनता के अधिकार का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर चुनाव चोरी होती रहेगी और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाएगा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, जनता सड़क पर उतरती रहेगी, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कस्टोडियन है, उसको एक्शन लेना होगा। हर फैसले की समीक्षा का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, चाहे वो संसद हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों न हो। राष्ट्रपति के भी फैसले की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहीं पर वो आता है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन उस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है डिफाइन करने की कि कौन देश में बड़ा है और कौन छोटा है? राष्ट्रपति सर्वोच्च है, लेकिन उनके फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। चुनाव आयोग को सारे अधिकार हैं, लेकिन उसकी फैसले की समीक्षा कर सकता है। तो अगर फैसले की समीक्षा नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का प्रतिनिधि जाता ही क्यों है? बोल दो कि हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हमको जो मन में आएगा हम करेंगे। तो ऐसा बोलने का अधिकार चुनाव आयोग या किसी के पास नहीं है। इसीलिए जब चुनाव आयोग ने हलफनामा में जो बात कही है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज देने के समान है। और ये शह कहाँ से मिल रही है? कौन शह दे रहा है चुनाव आयोग को? ये क्या राजनीतिक बॉडी है कि सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ेगी कि किसी और के लिए लड़ाई? क्या है चुनाव आयोग कि सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहा है? ये बहुत गंभीर स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर चुनाव आयोग को फटकारना चाहिए कि तुम ऐसा लैंग्वेज कैसे लिख सकते हो। अगर नहीं फटकारेंगे तो कल आए दिन दूसरे लोग भी चुनाव आयोग की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी विवेचना को रोक दे, अरे हम अनावश्यक ऐसा बोलेंगे तो ये अपमान है सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखिए, एसआईआर का जो मामला है उस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और कल सुनवाई होगी तो देखते हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर बातें हैं कि अगर संविधान को इस तरीके से चुनौती अगर संवैधानिक संस्थाएं देंगी
एक और एग्जांपल मैं देता हूं उसका कि आप देखिए कि पुलिस तय करेगी या सरकार तय करेगी कौन कब तक जेल में रहेगा। आप सुप्रीम कोर्ट उसको उसकी इजाजत दे रहा है। स्थिति बहुत ही मतलब जिसके ऊपर संविधान को बचाने का दारोमदार है, जो उसका वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो कह रहा है कि रात के 2 बजे हमको फाइल मिली और हम सुनवाई नहीं कर सकते। तो ये चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो, लोकसभा और राज्यसभा के, धनखड़ जी कार्यकाल हम देख चुके। तो भारत के संविधान को बहुत ही गंभीर चुनौती संवैधानिक अधिकारियों से आ रही है। जो राहुल गांधी संविधान दिखा रहे हैं जगह जगह और संविधान सम्मान यात्राएं चल रही हैं जी, वो धीमे धीमे अब जनता के बीच में वो बात दिखाई दे रही है कि अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान जो है उसको खिलौना समझा जा रहा है, उसको खिलवाड़ समझा जा रहा है। और इसमें एक मीडिया और कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं वो लगे हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो बात देश के सामने जो चुनौती है वो संविधान को बचाना है, वरना पुलिस, इलेक्शन कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह देगा सुप्रीम कोर्ट को जी, कि आप मुझे आदेश मत दीजिए, मैं जो मर्जी आएगी वो करूंगा। पुलिस कह देगी मैं बिना ट्रायल के किसी को 10 साल जेल में रखूंगा, आप कौन होते कहने वाले। तो ये जो एनार्की इस देश में की संकेत दिख रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं और इसको रोका जाना। जो एसवाई कुरैशी ने बात की, और केवल एसवाई कुरैशी नहीं, सभी मोदी सरकार के दौरान बने हुए चुनाव आयुक्त एक राजीव कुमार को छोड़कर सबने लेख लिखे हैं। ओपी रावत ने लेख लिखा जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, और सबने एसआईआर का विरोध किया। दूसरी बात जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, जो वृंदा ग्रोवर ने बात की थी वहां पे सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग को कानूनी तौर पे ये अधिकार है ही नहीं कि वो डॉक्यूमेंट को सत्यापित करने वाली कोई लिस्ट बनाए। ये अधिकार संसद का है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उनको कह दिया कि आप आधार कार्ड भी रखिए, लेकिन ये अधिकार संसद का है कि संसद कानून बनाए इसके बारे में। चुनाव आयोग का काम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इंटेंसिव रिवीजन करते रहे उसका प्रोविजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविजन नहीं है। कानून में शब्द बड़े मायने रखते हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब क्या है? और चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में अपने लोगों के नीचे भी लिखता है, संदेश उनका है, टैगलाइन है कि आखिरी मतदाता को भी जोड़ना है। ये मतदाता को जोड़ने का काम हो रहा है बिहार में, ये तो निकाले जाने का काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती, जो बेसिक चीज हमारे लोकतंत्र की, वो इलेक्शंस है। और वो इलेक्शन ही अगर उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी, उसका निष्पक्षता अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने ये मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बनाया है जी, सेशन तो नहीं चाहते थे, मुकदमा किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनी नहीं। तो सबसे बेसिक चीज है चुनाव तो हो ठीक से, या ये नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। तो सबसे बड़ी जो चुनौती इस देश के सामने वो संविधान को बचाना है और एसआईआर के तमाम दूसरे कानूनी पहलू को, सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट को कूड़े में फेंकते हुए सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भारत के संविधान में जुडिक्शन अनलिमिटेड है,
वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी रिट एक्सेप्ट कर सकता है, किसी को कोई भी आदेश दे सकता है। अभी राष्ट्रपति को उन्होंने आदेश दिया, तो जब जो भारत के राष्ट्रपति को भी निर्देश दे सकता है, उनकी समय सीमा बिल को पास करने की तय कर सकता है, गवर्नर की तय कर सकता है, वो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो कल तक एक IAS अधिकारी थे, जनसेवक थे, उनकी इतनी हेकड़ी कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि आपका अधिकार ये है, जिसको भारत के संविधान ने इतने अधिकार दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब इलेक्शन कमीशन की तमाम सारे अधिकारों को रिव्यू करना चाहिए कि संवैधानिक क्या है, क्या नहीं है, SIR है कि नहीं है, ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट कानूनी है कि नहीं है, कानूनी अधिकार है कि नहीं है। मृणाल ग्रोवर ने इस मामले को उठाया था, उस पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये तय होना बहुत जरूरी है कि इस देश में कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव पे बहुत संदेह है, लोकसभा के चुनाव में संदेह है। देखते हैं राहुल गांधी क्या सबूत लाते हैं और क्या करते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर इस वक्त देश के सामने स्थिति है कि हमको नॉर्थ कोरिया होने से बचना है। जी, लेकिन इन सब के साथ साथ प्रफुल्ल जी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की साख भी तो गिर रही है, लगता है ऐसा आपको? गिर रही है नहीं, बल्कि गिर चुकी है। अब संस्था में, सरकार में इसलिए बने हुए हैं कि इनका तो शेयर मार्केट की तरह डे ट्रेडिंग तो इनकी होती नहीं है कि इनकी साख का कोई पैमाना मापा जाए। साख लगातार गिर गई है, लेकिन अब चूंकि अब साख बची कहाँ है। देखिए सर, जो अभी चुनाव आयोग की हम लोग बात कर रहे थे, हमें जो हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, दोनों में अंतर होता है। डायरेक्टरेट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जो ईडी की अभी चर्चा हो रही थी, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी है। उनको तो कोई भी डायरेक्टरेट है तो सरकार के अधीन सीधे होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का है, और जिसके बारे में ये कहा गया कि 142 जो हमारा अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसको कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ ये 24 घंटा उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल है। हालांकि कहने वाले, जैसा जयशंकर सर इशारा कर रहे थे, कहने वाले आज को सर्वोच्चता का नया ज्ञान हो रहा है कि सर्वोच्चता क्या चीज हुआ करती है। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को 142 है उसके अंतर्गत उन तमाम बातों पर रिव्यू करने का अधिकार है जो नागरिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जिससे हमारे मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं। सरकार के किसी भी विभाग के फैसले पर, चुनाव आयोग के किसी भी फैसले से, चाहे कोई संस्था कितनी भी स्वायत्त क्यों नहीं हो, कितना भी ऑटोनोमस क्यों नहीं हो, नागरिक अधिकार को रौंदने का अधिकार उसे नहीं होता है, और उसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को करता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी जवाब देंगे ना कि जो इतने सारे जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है वो निष्क्रिय हैं, और उनके माध्यम से जिस प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है, और ये राजनीतिक रूप से अपने को सक्रिय करा करके धन शोधन की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग क्या उसको चुपचाप देखता रहता है? चुनाव आयोग उसकी रिव्यू नहीं करता है कि हमारे लिए कितने लोगों ने कितना ये करवाया है और इनका क्या रेवेन्यू है, इनकी आमदनी कहाँ से, इनका खर्चा का क्या हिसाब किताब है। और आज जब ये बात खुल रही है तो अभी तो उनको जवाब देना, इस पर भी जवाब देंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे काम का जो कहा है उनके काम में दखल है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है कि हम आपकी प्रक्रियाओं में कोई दखल नहीं दे रहे हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकार पर वोटर लिस्ट में शामिल होना, किया जाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार पर कोई आक्षेप आएगा, कोई कमजोरी आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा। और ठीक ही कहा है कि अपने आप में इस तरह का जो हलफनामा उन्होंने दिया है, किसको दिया है? आप जिसको हलफनामा दे वही कह देते ना, आप एक चिट्ठी लिख के भेज देते, कहते कि आपको हलफनामा मांगने का अधिकार नहीं है, हम आपको हलफनामा नहीं देंगे। कह तो दिया ना राहुल गांधी ने कि हलफनामा नहीं दूंगा। राहुल गांधी से मांगे थे ना हलफनामा ये चुनाव आयोग, क्या हलफनामा दो या माफी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प महाभियोग था, जैसे ही इसकी हवा
में बात गूंजी, मामला खामोश हो गया। तो अभी कई मुद्दे आएंगे, उनके काम में दखल देने का है कि नहीं। अभी तमाम संस्थाएं जो बड़बोलापन का शिकार हो रही हैं अपने आप नियंत्रित होंगी। समय बदल रहा है सर, समय बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि समय बदल रहा है। लेकिन जयशंकर जी, इस बदलते समय में नरेंद्र मोदी कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी हाय तौबा करने में लगे हुए हैं। अपना कहाँ कैसे पहुंचा जाए, कैसे लोगों को किया जाए, कैसे जो गाड़ी पटरी से उतर रही है उसको फिर से पटरी पे जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो अपना उनका काम है, वो करते ही रहते हैं। देखिए वो काम वो 365 दिन करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमको आपको पता हो या ना हो। लेकिन उनके यहाँ जो अपना उनका रिसर्च विंग है वो बताते रहता है कि ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है। वो ग्राफ तेजी से गिरने का सबसे बड़ा सबूत तो 2024 का चुनाव था लोकसभा का, जब उनकी सीटें 240 पर सिमट के आ गई थी। तो उससे बड़ा तो और कोई प्रमाण होगा ही नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से एन केन प्रकारेण चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतने का खेल खेला, हरियाणा में चाहे महाराष्ट्र में चाहे दिल्ली में, तो वो भी जग जाहिर है। अब उसका अगला यह है कि उनको दिखाना है कि साहब कैसे भी हम बिहार को जीत लें। बिहार को जीत लेंगे तो फिर बंगाल, अगला मुहिम हमारा बंगाल में होगा और उसको भी हम मैनेज करने में लगेंगे, कर लेंगे। उनके लोगों की सोच यही है। लेकिन क्या यह संभव है? सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है SIR को लेकर के, हो सकता है कि SIR को रद्द ना करे सुप्रीम कोर्ट, ये बात अलग हो सकती है। लेकिन आपको बहुत सारे डायरेक्टिव्स दे देगी। और आपने तो खुद ही माना है ना कि हमारी प्रक्रिया गलत है, क्योंकि आपने जिस आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना था उसको आपने माना बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट पर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो आपने मान लिया ना कि नहीं ये वैध है, वैध दस्तावेज है, वैध डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर मतदाताओं की पहचान होगी। पहले तो आपने नहीं माना था। तो इसी तरह से आप जैसे अब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला था, आपने कहा नहीं दे देंगे साहब, कैसे देंगे, कहाँ देंगे, कैसे, नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के जब डंडा पड़ा तो फिर आपने दिलवा दिया, बैंकों ने दिया, सारे स्टेट बैंक ने दिया पूरा। तो ऐसा नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, मैं अभी एक सबसे बड़ा मसला तो वही आएगा जो प्रेसिडेंशियल एडवाइस की बात है, जो उन्होंने जिस पे संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट की विचार कर रही है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट इस पे भी अभी फैसला सुरक्षित है। इस पे हाँ सुरक्षित है, तो उसमें आएगा ही फैसला। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि वो तो तय होगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कोई राज्यपाल किसी या राष्ट्रपति किसी चुनी हुई सरकार या उसके मंत्रिमंडल की सिफारिश को मान्य करे या अमान्य करे, लेकिन उस पर बैठ जाए और महीनों नहीं सालों अगर बैठ जाए तो फिर सरकार चलेगी कैसे? जी सीधा सा सवाल है ना कि भाई आपके पास दो अधिकार है, आप या तो उसको स्वीकार कर लीजिए या अमान्य कर दीजिए, इनकार कर दीजिए। अमान्य कर दीजिएगा तो अगर दोबारा कैबिनेट ने वही प्रपोजल भेज दिया सर्वानुमति से, तो आपको मानना उसकी मजबूरी है। इसीलिए राज्यपाल जो है जानबूझ करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं करते हैं। लेकिन इससे तो फिर सरकार नहीं कर पाएगी। जो विपक्ष की सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित है, अब वो देखने वाली बात है कि इस देश के लोकतंत्र की को किस दिशा में ले जाना चाहता है हमारा सर्वोच्च अदालत हमारी, तो वो बातें कहेगी। लेकिन जहां तक जनता के बीच में है, मोदी जी डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो एक तो नीतीश कुमार की हालत बहुत अच्छी नहीं है, सेहत तो ऐसे ही खराब है, पार्टी के अंदर उथल पुथल का माहौल चल रहा है, बहुत लोग छोड़ करके इधर से उधर जा रहे हैं, एनडीए का कुनबा बिखरने के ही कगार पे है। आप जैसे बता रहे थे भाई, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और एक जो मुकेश सहनी नाम के, मुकेश सहनी तो इधर हैं, मुकेश सहनी तो अभी महागठबंधन, वो किधर चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये लोग इस पर भी विचार करके रख रहे हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो उनके लिए हम कितनी सीटें बना के रखेंगे। उन्होंने अभी एक बयान दिया ना कि अगर निषादों को एनडीए सरकार आरक्षण देने की घोषणा कर देगी तो हम एनडीए के पाले में चले आएंगे जी। ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमको अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नहीं दावेदार नहीं घोषित किया गया तो फिर हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो वो लोग सौदागर लोग हैं, सीटों के सौदागर, वोटों के सौदागर, जबकि उन लोकसभा के चुनाव में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। 3 सीटें मिली, तीनों बेच दी, और उसमें से कहीं उनकी जाति के वोट कहीं मिले नहीं महागठबंधन को, तो वो एक अलग खेल है। लेकिन अब सवाल है कि जब जीतन राम मांझी एक एमपी लेकर के आप केंद्र में कैबिनेट की मिनिस्ट्री ले लिया आपने,
तो चिराग पासवान जो 500 में 100% जिनका नतीजा रहा, तो वो क्यों नहीं कहेंगे कि भाई हमको भी पूरा सीटें हमको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी अपनी दावेदारी है। और बीच बीच में चलती रहती है बातें कि कब कौन प्रशांत किशोर के साथ चला जाएगा, कौन इधर से उधर खिसक जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन जनता के बीच में जो संविदा कर्मियों का मामला हो, नीट की परीक्षाओं के रद्द करने का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई से जो त्रस्त हैं लोग, अभी बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या की तरफ ध्यान न देकर के लोग SIR की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, इन सारे मसलों को लेकर के जनता में उबाल आ रहा है। जनता उद्वेलित है, आक्रोशित है। अब उसको यह है कि अगर महागठबंधन सीटों का ठीक से बंटवारा करके, बिक्री नहीं, सीटों की जो बिक्री भी होती रही है वो अगर उससे बच जाए आप और ईमानदारी से वितरण करें और जीतने के लायक उम्मीदवारों को चुनाव में दें, तो मुझे नहीं लगता है कोई ताकत अभी है NDA के पास जो महागठबंधन को हरा सकेगी। लेकिन अगर आपका चुनाव जैसे ओवर कॉन्फिडेंस के पूरे चले जाएंगे, जैसे कि पिछले चुनाव में हुआ था विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था, तो एक पॉलिटिकल केमिस्ट्री जो है, जो यूपी के लोकसभा के चुनाव में दिखाई दी थी, वही पॉलिटिकल केमिस्ट्री अगर बिहार में दिखाई दी और जनता के सवालों को, जनता के इश्यूज को, जो बिहार के लोग जिन सवालों को फेस कर रहे हैं उन सवालों को, और मोदी जी ने जितने जुमले बरसाए हैं उन जुमलों को एक फहरिस्त बना करके अगर सामने आए, जैसे मान लीजिए मोतिहारी की याद मुझे बार बार आती है कि मोतिहारी में गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो इसी मोतिहारी शुगर मिल में से बनी हुई चीनी की चाय पी करके जाएंगे। इस बार तो गए थे, एक बार चर्चा भी नहीं की कि भैया वो चीनी बनी कि नहीं बनी। शुगर मिल का जो कल का जो भी सामान था सारे भाजपा के लोग उठा ले गए, खरीद ले गए, बेच ले गए, सब कुछ कर दिया। तो इस तरह का जैसे मान लिया आरा की सभा में उन्होंने कहा कि इतना दे दूं, उतना दे दूं, 1.25 लाख करोड़, इतना करोड़, आज तक वो कहाँ गया करोड़? अगर 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ अगर बिहार में मिल गया होता तो बिहार का काया पलट हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो सब जबानी जमा खर्च है राजीव जी, जनता इसको पूरी तरह से समझ चुकी है। और चुनाव आयोग इनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता था, लेकिन चूंकि खुद ही एक्सपोज हो चुका है, इसलिए अब उसकी भी बहुत दाल गलने वाली मुझे तो नहीं लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे बीच में आपने? जी मैं सिर्फ 2-3 बातें ही कहना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी समेटिए जल्दी। बिल्कुल जल्दी में। एक तो ये कि जो चीनी मिल का, जो चनपटिया वाला चीनी मिल है, वो तो प्रशांत किशोर ने लिख के सुझाया था कि अच्छा बोल दीजिए, वो भूल भी गए हैं। प्रशांत किशोर उसको उनको याद है, वो आज भी जप रहे हैं। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो प्रसंग बस मैंने कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए साख इतनी गिर गई है कि 240 की जो संख्या है वो अभी असंदिग्ध नहीं है। उस पर भी संदेह तो लोग कर ही रहे हैं कि इतनी संख्या नहीं हो सकती है, ये तो गिरी हुई साख का नतीजा। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ सर कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये सरकार का हिस्सा होते हैं। ये सरकार के अलग कोई संस्था नहीं है, ये सरकार का हिस्सा होते हैं और हर काम के लिए ये भी जवाबदेह होते हैं। और हाँ, इनके अपने काम बटे हुए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो पारित बिल है उस पर ये इनको अगर पसंद नहीं है तो एक बार लौटा सकते हैं, दूसरी बार लौटाएंगे, तीसरी बार जब जाएगा तो ये अपने कानून बन जाता है। ये तो स्थापित नियम है। हाँ, इनको उसकी रिव्यू करने की या उसको बदलने की क्षमता राष्ट्रपति और गवर्नर में नहीं है। वो न्यायिक समीक्षा की ताकत सुप्रीम कोर्ट में है। ये जब कानून पारित कर लेते हैं तो उचित है कि अनुचित है इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। लेकिन जो पारित है, जो संविधान से पारित है, लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित बिल है, उसमें अगर राष्ट्रपति या गवर्नर को कोई सुझाव देना होता है तो वे सुझाव देते हैं, इंक्लूजन का, एक्सक्लूजन का। लेकिन मानना न मानना उन जनप्रतिनिधियों का या उस सदन का हक होता है, इसलिए वो उसकी समीक्षा नहीं करते, उसके हिस्सा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। पता नहीं अब ये चुनाव आयोग किस अधिकार पर कह रहा है कि उनको वो अधिकार नहीं है। तो मैं ये जोड़ना चाहता था सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो एक तरफ राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो कार्यक्षेत्र है और उस पर जो अभी तक बहस चली थी, लगातार 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने बहस की थी और उस बहस का अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माफ़ी चाहूँगा, अब DY तो कहाँ चले गए, चंद्रचूड़ साहब, लेकिन गवई साहब आ गए हैं। चंद्रचूड़ साहब का नाम कई अलग अलग मामलों में याद आता है, वो गणेश चतुर्थी पे ज़्यादा याद आ रहे थे। लेकिन अब जब कल फैसला आना है वक्फ बिल पे जो फैसला आना है वो 10:30 बजे सुबह फैसला आएगा। 9:30 बजे से लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे
पल पल की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। और उधर SIR पर भी कल बहस है, बहुत गर्मा गर्म बहस होनी है SIR पर भी। उसमें भी जो दलीलें पेश की जाएंगी उस पर भी हम लाइव आपके सामने लेकर आएंगे। तो कल सुबह से लगातार हमारे साथ बने रहिए। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। और उधर क्रिकेट मैच चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच लाल लाल आंखें सब दिखा रहे थे। अब देखिए कि क्रिकेट मैच में 2 विकेट पाकिस्तान का गिर चुका है। आगे आधे लोग तो जा चुके हैं और भी बचे हुए हैं, जाना देखना चाहते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए, ज़रूरी है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सब।